सुप्रभात विद्यार्थियों। 9वीं कक्षा के हिंदी के पाठ्यक्रम में व्याकरण विभाग में उपसर्ग और प्रत्यय इस विषय का समावेश किया गया है। आज हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, हिंदी भाषा में उपसर्ग क्यों आवश्यक है। आइए सबसे पहले उपसर्ग क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दें या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश क्या होते हैं? शब्दों का अंश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर मतलब उसके पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे, या तो उसका अर्थ ही बदल दे या उसमें कोई नई विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश होने के कारण स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का कोई महत्व नहीं माना जाता है। शब्दांश मतलब कि शब्दों का अंश, शब्दांश होने के कारण स्वतंत्र रूप से जो उपसर्ग होते हैं उनका कोई महत्व नहीं माना जाता है। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। यह दो शब्दों उप जमा सर्ग के योग से बनता है। उपसर्ग जो है हमेशा शब्द के पहले आते हैं। जो मूल शब्द होता है उसके पहले जो है उपसर्ग आकर लग जाता है, जुड़ जाता है, और यह दो शब्दों के योग से बनता है। योग मतलब मेल से बनता है, जोड़ से बनता है। उप और सर्ग। उप का अर्थ है निकट या पास में, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नए अर्थ वाला शब्द बनाना। तो उप का अर्थ क्या होता है? पास में या निकट, और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना, रचना करना। तो उपसर्ग जो है उसका अर्थ क्या हुआ? पास में बैठाकर दूसरा नए अर्थ वाला शब्द बनाना। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर तालिका में उपसर्ग, मूल शब्द और नया शब्द। तो हमारे पास मूल शब्द है यहाँ पर पुत्र। पुत्र में हमने उपसर्ग लगाया है। क्या उपसर्ग लगाया है? सु। हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, सु उपसर्ग और फिर मूल शब्द। तो क्या नया शब्द निकल गया? हमारा नया शब्द बना है सुपुत्र। इसी प्रकार स्व जमा देश, स्व उपसर्ग है और ये किसके साथ आकर जुड़ गया है? देश के साथ। तो क्या बन गया है? स्वदेश। ठीक है। अब नया शब्द कैसे बना? अब यहाँ जो पुत्र है उसका अर्थ होता है बेटा। ठीक है। उसके साथ हमने उपसर्ग जोड़ दिया सु, तो क्या बन गया? सुपुत्र, मतलब कि अच्छा बेटा, आज्ञाकारी बेटा। ठीक है। और देश मतलब कि देश, हमारा राष्ट्र, लेकिन हमने इसके साथ क्या जोड़ा? स्व, उपसर्ग जोड़ दिया है। तो क्या बन गया है? स्वदेश, यानी कि अपना देश। ठीक है। इस प्रकार से उसमें क्या जो है उत्पन्न हो गया है? एक तो नया शब्द बन गया है और उसकी विशेषता भी उसमें बता दी गई है। विशेषताएं जान लेंगे अब इसकी। उपसर्ग के उपयोग से शब्द के अर्थ में नई विशेषता आ जाती है। ठीक है। पहली विशेषता क्या है? जब हम उपसर्ग का उपयोग करते हैं तो जो शब्द का अर्थ होता है उसमें नई विशेषता आ जाती है। जैसे प्र जमा बल, प्रबल, अनु जमा शासन, अनुशासन। ठीक है। शासन, शासन का मतलब कि जो होता है राज्य करना होता है। ठीक है। यदि हम उसके आगे कु लगा दें तो कुशासन, तो बुरा राज्य, लेकिन हमने यहाँ क्या लगाया है? अनु। अनु मतलब कि जिसका हम पालन करते हैं, अनुशासन जो डिसिप्लिन होता है। ठीक है। इस प्रकार उपसर्ग के उपयोग से क्या हुआ है? प्र और अनु के उपयोग से इन शब्दों के अर्थ में विशेषता पैदा हो गई है। दूसरी विशेषता है उपसर्ग के उपयोग से शब्द का अर्थ उलट जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो जो शब्दों के अर्थ हैं वे क्या होते हैं? वे उनके अर्थ जो है उलट जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अ उपसर्ग लगाया है, तो अ उपसर्ग लगा किस में लगाया है? सफल में। सफल का अर्थ क्या होता है? पास हो जाना। लेकिन जब हमने उसके साथ अ उपसर्ग जोड़ दिया है तो क्या उसका जो नया शब्द बना वो क्या बना? असफल।
असफल मतलब पास ना होना, तो उसका जो शब्द का अर्थ है वही उलट गया। इसी तरह से अपमान में भी हुआ है। मान का अर्थ होता है किसी की इज्जत करना, लेकिन जब हमने उसमें अप उपसर्ग जोड़ दिया है तो अर्थ उसका उल्टा हो गया है अपमान, मतलब किसी का क्या करना, निरादर करना। अगली विशेषता है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करते हैं। कई बार क्या होता है, उपसर्ग के उपयोग से अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, कई बार होता है तो कई बार नहीं भी होता। तो जो उसका मूल अर्थ होता है इसके इर्द गिर्द रहकर ही ये क्या करते हैं, उपसर्ग उसको अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे शुद्ध में क्या लगा है, वी उपसर्ग लगा है, विशुद्ध। ठीक है। परिभ्रमण, भ्रमण के साथ हमने कौन सा उपसर्ग जोड़ा है, परि। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, परिभ्रमण मतलब उसका अर्थ भी वही है, परिभ्रमण मतलब कि घूमना। उपसर्गों का सही अर्थ व प्रयोग आने से शब्द रचना सरल हो जाती है और शब्दों के भाव सरलता से स्पष्ट होने लगते हैं। यदि हम उपसर्गों का सही इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो शब्द रचना है वो और आसान हो जाती है और शब्दों के भाव जो हैं हमें और आसानी से समझ में आने लगते हैं। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं और 1 से 2 अक्षर के होते हैं। उपसर्ग जो है हमेशा ही कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है, कभी भी शब्द के पीछे उपसर्ग नहीं लगता। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान जो है देने योग्य है कि जो उपसर्ग है हमेशा मूल शब्द के आगे लगता है और यह जो है 1 से 2 अक्षर के होते हैं। जैसे हमने अभी सू पढ़ा, ठीक है, तो वो एक ही अक्षर का है। सो पढ़ा तो उसमें क्या है, 2, मतलब कि वैसे तो वो संयुक्त है लेकिन वो 2 अक्षर का है। ठीक है। आगे, हिंदी भाषा में हम 3 तरह के उपसर्ग पढ़ते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जैसे अ, अप, कु, सु आदि, और भी बहुत सारे उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग जैसे बिन, अध, भर आदि। उर्दू के उपसर्ग जैसे बद, बे, कम आदि। अभी हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। अति, बहुत अधिक। अति क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में। इसका उदाहरण है अत्यधिक, अतिरिक्त। अभी हमने यहाँ पर अत्यधिक में क्या किया है, अधिक के साथ जो है अति उपसर्ग जोड़ दिया है। अधिक का अर्थ होता है ज़्यादा, जब हमने उसमें अति लगा दिया तो वो बन गया अत्यधिक, यानी कि इसका अर्थ बन गया बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। अतिरिक्त, अभी यहाँ पर रिक्त के साथ जो है अति उपसर्ग जुड़ गया है। ठीक है, रिक्त का अर्थ होता है खाली। आपने पढ़ा है ना, आप पढ़ते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना, यानी कि रिक्त का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, खाली। लेकिन हमने यहाँ पर नया शब्द क्या बनाया है, अति उपसर्ग लगाकर अतिरिक्त, जिसका अर्थ होता है अलावा, इसके अलावा। अगला है अप उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अनुचित या बुरा। जैसे अपमान, अपशब्द। अपमान, मान के साथ अप लगा है। ठीक है, मान अर्थ होता है इज्जत, लेकिन हमने अप जब लगा दिया तो क्या बन गया, क्या बन गया, अपमान, और इसका अर्थ क्या होता है, किसी का निरादर करना। दूसरा है इसमें अपशब्द। यहाँ पर शब्द के साथ जो है अप उपसर्ग जुड़ जाने से अपशब्द बन गया है, जिसका अर्थ होता है गाली, बुरा शब्द। निर, निषेध या बिना। निर उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है निषेध, मनाही किसी चीज़ की, या फिर बिना। इसका उदाहरण है निर्दोष, निष्काम। अभी निर्दोष में दोष शब्द के साथ निर उपसर्ग जुड़ गया है और नया शब्द बन गया है निर्दोष। दोष का अर्थ होता है जिसमें दोष ना हो।
ठीक है। और निर्दोष, समझ में आया। दोष का अर्थ होता है वह दोषी है, सॉरी, जिसमें दोष होता है, लेकिन जब हमने इसके अंदर निर उपसर्ग जोड़ दिया है वह बन गया है निर्दोष, यानी कि जिसके अंदर दोष नहीं है, दोष के बिना। दोष का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर दोष है, और निर्दोष जिसके अंदर दोष नहीं है। दूसरा शब्द है निष्काम। निष्काम मतलब काम के बिना। अगला उपसर्ग है प्र। इसका अर्थ होता है अधिक या आगे। उदाहरण दिए गए हैं प्रयत्न या फिर प्रख्यात। अगला उपसर्ग पढ़ेंगे सु, जिसका अर्थ होता है शुभ या सहज। जैसे सुपुत्र, सुकर्म। अभी पुत्र के साथ हमने लगा दिया सु उपसर्ग, तो बन गया सुपुत्र, मतलब कि अच्छा बेटा। सुकर्म, कर्म मतलब कार्य, और यदि हमने सु उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? सुकर्म, जिसका अर्थ होता है अच्छा कार्य। कार्य कोई भी हो सकता है। यदि हम यहाँ कु लगा देते तो बुरा कार्य बन जाता, कुकर्म, बुरा कार्य। ठीक है। अगला उपसर्ग है अ। अ का अर्थ होता है अभाव के अर्थ में। जैसे अन्याय, अधर्म। अभी न्याय के साथ हमने जो है अ जब उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया अन्याय, यानी कि न्याय नहीं। ठीक है। न्याय नहीं जहाँ हो रहा होता है हम वहाँ क्या बोलते हैं? अन्याय। अधर्म, जहाँ धर्म का अभाव हो। अगला है उपसर्ग अन। ये भी हम अभाव के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। जैसे अनिच्छा, अनर्थ। इच्छा, जिसकी कोई काम करने की इच्छा होती है, और यदि हम इसके साथ अन उपसर्ग लगा देते हैं तो वो बन जाता है अनिच्छा, यानी कि उसके काम करने में इच्छा नहीं है। अनर्थ, ठीक है। अर्थ के साथ क्या जुड़ गया है यहाँ पर भी? अन, ठीक है, यानी कोई बुरा जिसका अर्थ निकलता है। कु, बुरे के अर्थ में। जैसे कुकर्म, बुरा कर्म। कुपुत्र, बुरा बेटा। अगला है चिर। चिर का अर्थ होता है बहुत देर के अर्थ में हम इसे प्रयोग करते हैं। उदाहरण चिरकाल, मतलब कि काल के साथ हमने चिर उपसर्ग जोड़ दिया है तो बन गया है चिरकाल। मतलब कि बहुत समय से कोई चीज़ जो चली आ रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? चिरकाल से यह प्रथा जो है चलती आ रही है, बहुत समय से। चिरस्थायी, कोई चीज़ जो है बहुत देर तक चलने वाली है तो वहाँ हम क्या बोलते हैं? चिरस्थायी। अगला उपसर्ग है पर। पर जो है इसका अर्थ होता है अन्य। जैसे पराधीन, अधीन के आगे हमने क्या जोड़ दिया है? पर उपसर्ग, बन गया पराधीन। परलोक, लोक के साथ क्या जोड़ दिया है? पर, बन गया है परलोक। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। अध, इसका अर्थ होता है आधा। उपसर्ग क्या है? अध। उदाहरण देखेंगे अध खिला, अध पका। अध खिला का अर्थ क्या हुआ? आधा खिला हुआ। जैसे फूल अध खिला था। अध पका, आधा पका हुआ। अगला उपसर्ग है उन। एक कम, उनका अर्थ होता है एक कम। आप पढ़ते हैं ना अंक, उसमें आता है 19, 29, है ना, 39, यानी कि जब हम उन उपसर्ग लगा देते हैं तो वो हमें किसका अर्थ बताता है? एक कम का। उदाहरण दिया गया है 19 का और 29 का। अगला है औ, अव। इसका अर्थ होता है हीन। उदाहरण है अवगुण, अवगुण। अब यहाँ पर गुण, गुण का अर्थ होता है किसी के अंदर गुण होना, है ना। यदि हम यहाँ पर अव उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द बन गया अवगुण।
मतलब कि उसके बुरे गुण, जिसमें गुणों का अभाव है, ऐसे ही अवगुण है। चौ, चार, ठीक है। चौ का अर्थ होता है चार, चौमासा, मासा के साथ हमने चौ उपसर्ग जोड़ा है। चौराहा, चार रास्ते, राह के साथ हमने चौ उपसर्ग जोड़ दिया है। अगला है नी, नी का अर्थ होता है रहित। उदाहरण निडर, निकम्मा, ठीक है। अभी निडर, डर के साथ हमने क्या जोड़ा है, नी उपसर्ग। डर, जिसको डर लगता है, यदि हमने नी उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया नया शब्द, निडर, ठीक है। जिसे डर नहीं है किसी का, निकम्मा, जो किसी काम का नहीं होता उसको बोल देते हैं निकम्मा। अगला उपसर्ग है पर, दूसरी पीढ़ी का। उदाहरण परदादा, परनाना, ठीक है। आप देखो घर में आप देखते हैं, आपके पिताजी, और जो आपके पिताजी के पिताजी होते हैं उसको दादा कहते हैं। तो उनके पिताजी के जो पिता हैं, उनके जो पिताजी हैं वो परदादा हुए। ऐसे ही परनाना, यानी कि पर जो है उपसर्ग किसके लिए आता है, दूसरी पीढ़ी के लिए आता है। बिन, इसका अर्थ होता है रहित। उदाहरण है बिन ब्याहा, बिन मांगा, यानी कि जिसका बिन ब्याहा, जिसका ब्याह मतलब शादी, जिसकी शादी ना हुई हो। बिन मांगा, जो बिना मांगे मिल जाए। भर, भरा हुआ। उदाहरण भरपेट, पेट के आगे भर उपसर्ग लगने से भरा हुआ क्या बन गया, भरपेट। इसका अर्थ होता है भरा हुआ पेट, भरपूर, भरपूर मतलब कि पूरी मात्रा में। अब हम पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग। पहला है इसमें कम, इसका अर्थ होता है थोड़ा। उदाहरण कम उम्र, कम खर्च। दूसरा है खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। उदाहरण खुश दिल, खुशखबरी। दिल के साथ हमने कौन सा जो है उपसर्ग जोड़ा है, खुश, खुश दिल मतलब कि अच्छे दिल वाला। और खबरी के साथ हमने क्या जोड़ दिया है, खुश, खुशखबरी मतलब कि अच्छी खबर, अच्छी खबर। अगला उपसर्ग है ना, इसका अर्थ होता है नहीं। उदाहरण देखेंगे नालायक, नापसंद। अभी यहाँ लायक के साथ हमने कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया है, ना। लायक का अर्थ होता है जो लायक होता है, होशियार होता है। लेकिन नालायक जो लायक नहीं है, जो होशियार नहीं है, नालायक कहीं का बोल देते हैं ना। अगला है नापसंद, पसंद का अर्थ होता है जिसे कोई चीज़ पसंद होती है। ना लगाने से क्या बन गया, नापसंद, यानी कि उसका उल्टा अर्थ। हमने विशेषता में पढ़ा था ये अभी। अगला उपसर्ग है बद, बद मतलब बुरा। उदाहरण देखेंगे बदनाम, बदकिस्मत, नाम, किसी का नाम, ठीक है। और यदि वो नाम उसका किसी कारण बुरा पड़ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बदनाम। उसका नाम जब कोई गलत काम कोई कर देता है ना, तो वो बदनाम हो जाता है। बदकिस्मत का भी वही अर्थ है, किस्मत कैसी भी हो सकती है ना। तो यहाँ बद लगाने से बुरी किस्मत, बदकिस्मत मतलब बुरी किस्मत। अगला है बा, इसका अर्थ होता है सहित, ठीक है। अब यहाँ उदाहरण दिया गया है बाइज्जत, बावजूद। इज्जत जिसकी इज्जत होती है, बा लगाने से क्या बन गया, बाइज्जत, बावजूद, ठीक है, जिसका वजूद होता है। यानी कि यहाँ आप देखेंगे कि जो इसका अर्थ है वो जो है मूल अर्थ वही है, उसमें अंतर नहीं आया है। बे, अभाव मतलब कमी। उदाहरण है बेअक्ल, बेइज्जत, जिसको अकल नहीं होती उसको बोल देते हैं बेअकल, ठीक है। ऐसे ही बेइज्जत है। अगला है ला, ला का अर्थ होता है बिना। उदाहरण दिया गया है लापता, लाजवाब।
ठीक है। अगला है सर, इसका अर्थ होता है मुख्य। उदाहरण दिया गया है सरपंच और सरताज। पंचों का जो मुख्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ऐसे ही सरताज होता है, ठीक है। तो आज जो है हमने क्या सीखा? आज हमने उपसर्ग सीखे, उसकी विशेषताएं सीखी, और हमने 3 प्रकार के उपसर्ग भी सीखे जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और अभी जो है बच्चों आपको क्या करना है? प्रश्न अभ्यास करना है, ठीक है। यदि आप प्रश्न अभ्यास कर लेंगे तो आपको उपसर्ग अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। पहला प्रश्न है, इसमें दिए गए शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। आपको नीचे शब्द दिए गए हैं, इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ना है वो आपको सोचना है और फिर नए शब्दों की रचना करनी है। आप कैसे करेंगे? आप पहले मूल शब्द लिखेंगे ऊपर, वहाँ लिखेंगे पेट। अब आपको इसमें उपसर्ग जोड़ना है। उपसर्ग कब आता है? पहले, तो हम उसके पहले लिखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग यहाँ क्या आएगा? अभी पेट के आगे हमने पढ़ा अभी भर, ठीक है। तो भरपेट बन गया। अभी भर हमने उपसर्ग लगाया, भर जमा पेट भरपेट बना, नया शब्द निकल गया भरपेट, ठीक है। इसी प्रकार से आपने जितने ये शब्द दिए गए हैं, घटना, सफल, मान, कर्म, डर, पूत, हमने पढ़े हैं ये सारे, तो इसमें आपने उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों की रचना करनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्दों और उपसर्गों को अलग करके लिखिए। नीचे शब्द दिए गए हैं, क्या है? अतिरिक्त, विचित्र, प्रसिद्ध, नापसंद, प्रतिक्रिया, स्वदेश। अब इसमें पहला शब्द है अतिरिक्त, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है, ठीक है। अब हम एक तालिका बनाएंगे, उसमें हम क्या लिखेंगे? तालिका में पहले लिखेंगे उपसर्ग और फिर लिखेंगे मूल शब्द, ठीक है। हमें 2 ही इसमें जो है तालिका बनानी है। तालिका में 2 ही जो आपके कॉलम होने चाहिए, पहला उपसर्ग का और दूसरा किसका होना चाहिए? मूल शब्द का। अब अतिरिक्त में जो उपसर्ग है वो क्या है? अति, और मूल शब्द क्या है? रिक्त, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों में करना है। अगला प्रश्न है, दुख का अधिकार और गिल्लू पाठ में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। प्रत्येक पाठ से 10 शब्द लिखने हैं आपको, ओके। अभी आपको करना क्या है? आपने ये पाठ पढ़ लिए हैं, दुख का अधिकार भी आपने पढ़ा है, गिल्लू भी पढ़ा है। अब आपको उसमें जो उपसर्ग युक्त शब्द आए हैं, जिनमें उपसर्ग लगा हुआ है, उन्हें आपको छांटना है। छांट कर आपको तालिका बनानी है, जैसे मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया, और फिर आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखने हैं। तो ये आपका क्या था? अभ्यास कार्य था, जो कि आपको जरूर करना है। तो आज का हमारा जो उपसर्ग था वो जो है अभी पूरा हो गया है। अभी आपका बचा प्रत्यय, जो कि हम अगले भाग में करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उपसर्ग समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।